दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो प्राचीन इतिहास है उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्राचीन इतिहास का पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे और जो पार्ट 2 है वो हम कल डिस्कस करेंगे इस पे, ठीक है। तो वीडियो के आखिरी तक बहुत बने रहिएगा क्योंकि आज का जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो हम देखते हैं, पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं, ठीक है। आ जाता है नीचे, क्या है देखिएगा आप कि यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है कि हमारे विश्व में जो सभ्यताएं, बहुत सारी सभ्यता हुई हैं जिसमें से प्राचीनतम मतलब प्राचीन मतलब पुराना, सबसे पुराना सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। फिर आता है कि 1826 में हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है तो इस पे 1826 ईस्वी में, ठीक है, चार्ल्स मेसन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस पे किस पे, सिंधु घाटी सभ्यता पे प्रकाश डाला, मतलब कि उसके ओर अग्रसर हुए। मेन व्यक्ति जो हैं वो वही थे। फिर आता है नीचे कि 1853 में क्या देखते हैं, आता है कि अलेक्जेंडर नाम का जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। तो अगर किस प्रकाश डालने की बात हो कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसको किसने सबसे पहले, मतलब किसने देखा, किसने उस पर विचार किया, तो वो कौन है, चार्ल्स मेसन साहब हैं। फिर उसके बाद में नीचे आ जाता है कि 1853 में अलेक्जेंडर जो कनिंघम है उन्होंने हड़प्पा की सभ्यता जो है उस पे सर्वे किया, मतलब अपना उसके देखभाल किए, मतलब गए उस पे, सोचे, अपना मतलब स्टडी किए कि कैसे क्या होता है। फिर इसके बाद में आ जाता है नीचे है कि 1856 में देखते हैं क्या होता है कि जॉन वर्टन, जो 1856 में क्या होता है कि जॉन वर्टन एवं विलियम वर्टन, एक दो व्यक्ति थे, एक जॉन वर्टन और दूसरे जो हैं विलियम वर्टन, लाहौर से कराची के मध्यम, ठीक है, जो लाहौर से कराची के मध्य मतलब जो बीच में रेलवे लाइन बिछा रहे थे, ठीक है, एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। कि मतलब लॉर्ड बर्टन और जो विलियम बर्टन है, ये 1856 की बात है। देखिएगा कि इसमें ये जो दो मतलब मेन व्यक्ति हैं, उन्होंने लाहौर जो कराची के मध्य में, मतलब जो बीच में रेलवे लाइन बन रही थी, जो रेलवे पटरियां बनती है तो उस पे ईंट और पत्थर लगते हैं, तो उन्होंने उस समय पहली बार जो है हड़प्पा की जो ईंटें हैं, जो ईंटों का प्रयोग किया था वो हड़प्पा की ईंटें थी। और उन्होंने अनजाने में किया था, मतलब उनको ये नहीं पता है कि जो ईंटों का हम प्रयोग कर रहे हैं ये कहाँ की ईंटें हैं, मतलब कैसे आई हैं। तो इन्होंने अनजाने में ही हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया था। और कहाँ पे किया था, लाहौर से कराची के मध्य में जो रेलवे लाइन बिछ रही थी, बनाया जा रहा था, वहां पे किया था। फिर आता है 1856 की 1856, ठीक है। इसमें क्या हुआ, नीचे देखते हैं, जो अलेक्जेंडर कनिंघम है ने दूसरी बार, ये पहली बार कब किया था, तो पहली बार उन्होंने किया था 1853 में, जो सर्वे किया था अलेक्जेंडर सर ने, तो वो 1853 में पहली बार किया। और सब सेकंड टाइम 1856 में ही दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया, मतलब हड़प्पा के बारे में उन्हें जानने में रुचि थी, उन्होंने जानने की कोशिश की। फिर आता है 1861। तो 1861 में क्या हुआ, 1861 में, तो भारतीय पुरातत्व विभाग, तो जो एएसआई हैं, एएसआई की स्थापना हुई। अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अगर जो भारतीय पुरातत्व विभाग हैं, पूछा जाए कि जो एएसआई की स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी, तो वो हुई था हमारे 1861 को, ठीक है। फिर नीचे आ जाता है कि इस जो ये प्राचीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं, अगर हमको हिस्ट्री में जाना है तो ये समझ लीजिए एक न्यू पिलर के जैसे काम करेगा, क्योंकि जब तक हम ये इतिहास नहीं पढ़ लेते हैं प्राचीन इतिहास, तब तक हमको मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री अच्छे से समझ नहीं आएंगी। इसलिए सबसे पहले हमको प्राचीन इतिहास पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि क्या हुआ, ये गवर्नर जो क्या है, गवर्नर जनरल जो हैं लॉर्ड कैनिंग के समय में, ठीक है, कैनिंग के समय में अलेक्जेंडर कनिंघम को एएसआई का जनक कहलाता था। मतलब एक लॉर्ड कैनिंग का जो समय था उनके शासनकाल में अलेक्जेंडर जो हैं, तो इन्होंने दो बार तो सर्वे किया हड़प्पा सभ्यता के लिए, उनको लेके, एक 1826 में किया और दूसरा 1856 में किया। तो इसीलिए इनको एएसआई, भारतीय जो पुरातत्व विभाग है, इसका इनको क्या माना गया, जनक माना गया,
अगर पूछा जाए किसको जनक माना गया था तो ये है अलेक्जेंडर जो कनिंघम है उनको जनक माना गया था। फिर आता है कि सर जॉन 1921 1921 में क्या होता है कि सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को, ठीक है, दयाराम साहनी को हड़प्पा में उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। तो अगर देखा जाए कि 1921 में क्या हुआ, क्या काम हुआ, तो 1921 में सर जॉन जो मार्शल थे उन्होंने जो स्वामी दयाराम साहनी जी थे उनको हड़प्पा के उत्खनन मतलब उसकी देखभाल, उसके बारे में जानने के लिए, खुदवाने के लिए उसको जो है उसको अगर नियुक्त किया, मतलब कि उसके सर्वे कौन, मतलब वो कौन करेगा, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उसको उस समय दयाराम साहनी जी को नियुक्त किया गया। ठीक है। फिर नीचे आता है 1922 की 1922 में क्या हुआ, तो 1922 में सर जॉन मार्शल ने ही क्या है राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का, क्या है, मोहनजोदड़ो को इस समय में हम माउंट ऑफ डेड मतलब मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं तो मोहनजोदड़ो जो स्थान है जो हड़प्पा सभ्यता में जो प्राचीन इतिहास में हमको प्राप्त हुआ उसी को कहते हैं। फिर आया कि सर जॉन मार्शल ने जो राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता नियुक्त किया। ठीक है। हड़प्पा का किसको किया था, तो हड़प्पा का किया था दयाराम साहनी जी को 1921 में, और 1922 में उन्होंने सन जॉन मार्शल ने ही किसको, मोहनजोदड़ो के जो उत्खनन करता नियुक्त किए गए उत्खनन, तो उनको किया गया किसको, राखाल दास को। ठीक है। फिर आता है 1924 1924 में क्या हुआ, तो 1924 में देखते हैं हम कि सर जॉन मार्शल ने, उन्होंने ही सर जो जॉन मार्शल जी हैं उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। 1924 में पहली बार जो सर जॉन मार्शल जी हैं उन्होंने ये बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता है, इसकी घोषणा उन्होंने की, बताया इसको। फिर आता है कि इतिहासकार, देखिएगा, इतिहासकार पिगट ने, ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। ये जानिए पहले कि जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अलग अलग है, ये दोनों एक नहीं है, इसीलिए लेकिन एक दूसरे से मिलती हैं कुछ चीज़ें। तो इसीलिए जो पिगट ने है उन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो जो है और सिंधु घाटी जो सभ्यता है इनको ट्विंस कहा है। ठीक है, कि जुड़वा राजधानी है ये। फिर आता है नीचे, फिर हम इसका विस्तार देखते हैं कि इसका विस्तार कितना है। तो इसका विस्तार, यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह पूरे विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं उनमें सबसे बड़ी सभ्यता है। और दूसरा आता है कि यह लगभग 13 लाख किलोमीटर वर्ग, ठीक है, क्षेत्र में फैली हुई है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये 13 लाख किलोमीटर वर्ग में जो है फैली हुई है। क्या है, जो पढ़े हैं सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर इसके बाद में आता है कि यह भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में, मतलब कि 3 देशों में फैली है। पहला भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान, 3 देशों में फैली हुई है जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। फिर देखते हैं कि यह त्रिभुजाकार, तो अगर पूछा जाए कि यह कौन से आकार की है, चतुर्भुजा है कि पंच की षटभुजा है, तो यह है त्रिभुजाकार की सभ्यता। फिर ये आ जाता है कि यह कांस्य युगीन सभ्यता है। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि कांस्य युगीन जो सभ्यता है वो कौन से सभ्यता को कहते हैं, तो वो आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। ये इंपॉर्टेंट भी है। फिर इसके बाद में नीचे देखते हैं कि इसका हम ये फिगर के माध्यम से देखते हैं, क्या है कि ये है मांडा। ठीक है, मंडा कश्मीर में जो चिनाब नदी है उसके पास है। ठीक है, ये ईस्ट हमारा आ जाता है। ईस्ट में क्या है, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, आलमगीरपुर अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो था वो प्रेजेंट में कहाँ है, कौन सी नदी के किनारे है, तो वो हिंडन नदी के किनारे था। फिर इसके बाद में आ जाता है, अगर पश्चिम में देखेंगे तो दास्क नदी जो है, दास्क नदी सुदगा के डोर में बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, फिर दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं नीचे क्या आता है कि काल, समय देखते हैं कि कौन से समय में क्या हुआ। तो समय का निर्धारण, ठीक है, से 14 पद्धति से किया जाता है। जो समय है हमारा, जो टाइम है उसको 14 मतलब 14 प्रकार से उसका निर्धारण करते हैं। फिर आता है 2600 से 900 BC, मतलब BC मतलब होता है बिफोर क्रिश्चियन।
ठीक है, जो ईसा मसीह आए उसके पहले की बात है ये। तो 2600 से 1900 बीसी में क्या हुआ, तो नई एनसीईआरटी के अनुसार, जो एनसीईआरटी होता है इसके अनुसार 2600 से 1900 बीसी के उसमें है। फिर उसके बाद में दूसरा क्या आता है कि 2350 से 1750 बीसी में, इसमें क्या हुआ, जो पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार इसको बनाया गया समय को, जो नई एनसीईआरटी के बनाया गया तो वो 2600 से 1900 है, और जो पुरानी वाली एनसीईआरटी के अनुसार समय का निर्धारण किया गया पद्धति का तो वह है 2350 से 1750। फिर आता है क्या है कि 3250 से 1750 बीसी में सारगोन अभिलेख के अनुसार मध्य एशिया में, उसके अनुसार इसको बांटा गया है। फिर आता है स्थल, हम देखते हैं कि स्थल कौन कौन सा है। तो स्थल है हड़प्पा, पहला आ जाता है। तो हड़प्पा में जो है स्थिति अगर इसका देखें तो मोंटगोमरी जिला है, ठीक है, इस समय पीवे और पाक में है, मतलब पंजाब और पाकिस्तान में है। फिर आता है, और अगर इसका वर्तमान में देखें कि ये वर्तमान में कौन सी जगह पे स्थित है, तो ये वर्तमान में जो साहिवाल जिला है उसमें है और रावी नदी के तट पे है, ठीक है। फिर हड़प्पा जो सभ्यता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उत्खननकर्ता कौन है उसके, दयाराम साहनी, और अगर सन पूछा जाए तो 1921 में इन्होंने किया था, ठीक है। फिर आता है हमारा कि 37 कब्रिस्तान, तो इसमें विदेशी की कब्र है, फिर इक्का गाड़ी है और श्रृंगार पेटियां मिली हुई हैं और स्वास्तिक का निशान मिला हुआ है हमको हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। मतलब स्वास्तिक का निशान मिला है, तो इससे ये लगता है कि जो वहाँ उस समय के जो लोग थे वो मतलब पूजा पाठ में भी अपनी रुचि रखते थे। श्रृंगार से ये पता चलता है कि वहाँ पे औरतें भी रहती थी जो कि श्रृंगार भी करती थी। फिर आता है कि नदी के तट पर 12 अन्नागार मिले हैं। अन्नागार इसको बोलते हैं ऐसी जगह को जहाँ पे खूब बड़े बड़े गोदाम टाइप के आजकल के हैं, तो उस समय अन्नागार उनको कहते थे, वही के जो बहुत बड़े बड़े हैं जिसमें अन्न रखा जाता था, अनाज रखा जाता था, जो 2 लाइनों में है। जो अन्नागार मिले हैं नदी के तट पर 12 अन्नागार मिले हैं और 2 लाइनों में मिले हैं। फिर आता है हमारा क्या है, पास के अनाज, जो पास के अनाज हैं साफ करने का चबूतरा मिला है। जो अनाज साफ करने वाला जगह होता है उसको भी मिला है। उसी के पास में जो अन्नागार मिले हैं 12, उसी में पास में ही हमको जो अनाज हम उगाते थे उस समय के लोग, वो उसको साफ भी करते थे। ये चबूतरा उसका निशानी है, मतलब हमको ये दिलवाता है। फिर आता है 8वां, देखते हैं कि पास में श्रमिक आवास भी मिलते हैं, कि जहाँ श्रमिक रहते थे, जहाँ जो काम करने वाले मजदूर रहते थे उनका भी घर मिला है। फिर उसके बाद में आते हैं मोहनजोदड़ो, दूसरा स्थिति इसका क्या है कि लरकाना जो सिंध और पाकिस्तान में है, ठीक है, और सिंधु नदी के तट पर है। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर है। उत्खननकर्ता इसके कौन से है, राखाल दास बनर्जी, ये 1922 में इनको नियुक्त किया था। और किसने किया था, तो सर जॉन मार्शल जी ने। फिर आता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। ये देखिए, मृतकों का टीला मतलब माउंट ऑफ डेड, और सिंधी भाषा में है। जो मोहनजोदड़ो है इसका जो हम लोग अगर देखें कि किस भाषा में लिखा गया है तो ये सिंधी भाषा में है। और इसमें बहुत विशाल स्नानागार मिले हैं। स्नानागार मतलब कि इस समय हम देखते हैं कि जो जैसे स्विमिंग पूल वगैरह है, तो उसी अनुसार उसी ऐसे ही इसी एग्जाम्पल है जो कि विशाल स्नानागार, मतलब बहुत लोग वहाँ पे स्नान करने के, बहुत लोगों का मतलब वो बना है, प्रतीत होता है हमको। और इसका आकार कितना है, 39 × 23 × 8 फिट है, ठीक है। जो ये स्नानागार है ये इसका दिखाया हुआ है कि कितना फिट चौड़ा, कितना फिट लंबा है। फिर इसके बाद में इसके उत्तर एवं दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जो स्नानागार मिला है इसके अगर पूछा जाए कि कौन कौन सी दिशा में सीढ़ियाँ बनी है, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में। फिर आता है इसमें क्या देखेंगे कि इसमें बिटुमिनस का लेप किया गया है। जो बिटुमिनस है उसका लेप किया गया है जिससे ये स्नानागार बहुत दिनों तक बना रहे। फिर इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने की कक्ष हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि उस स्नानागार में महिलाएं भी स्नान करती थीं। हमारा तीसरा आ जाता है, पहला हम क्या पढ़े, पहला हड़प्पा पढ़ लिए, दूसरा मोहनजोदड़ो पढ़ लिए, अब तीसरा आ जाता है लोथल। लोथल के बारे में जानते हैं कि ये कैसा है। तो इसकी स्थिति क्या है, प्रेजेंट में गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे है। अगर लोथल पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे है, तो भोगवा, और मोहनजोदड़ो किस नदी के, तो सिंधु नदी के किनारे है। फिर आता है इसके उत्खननकर्ता SR राव, जो रंगनाथ राव हैं वो हैं इसके उत्खननकर्ता। यह एक व्यापारिक नगर था। जो लोथल था वो एक व्यापारिक नगर था और यहाँ से
गोदीवाड़ा मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है, मतलब सबसे बड़ी रचना है। देखते हैं कि जो ये लोथल है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी वो हुए हैं उसमें सबसे बड़ी है। फिर इसके बाद देखते हैं कि मनके, मतलब जो मनके मतलब एक मटका जैसे होता है वैसे बनाने का कारखाना भी मिला है, ये लोथल से मिला है। चावल के साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पे चावल भी उगाए जाते थे उस समय में। फिर फारस की जो मुहर है, जो गोलाकार बटनुमा है, ठीक है, जो गोलाकार मोहरे थी उसका भी निशान हमको मिला है। फिर है जो घोड़े की क्या है, मृत मूर्तियां हैं, जो घोड़े की मृत मूर्तियां हैं वो भी मिली हैं। फिर चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, जो चक्की होता है उसको 2 पार्ट मिले हैं। फिर आता है घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे। इससे यह प्रतीत होता है कि ये जो लोथल के समय में जो सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग रहते थे वो एडवांस्ड थे। उनको समझ था कि हाँ, ये जो दरवाजे हैं ये पीछे नहीं आगे खोलने हैं, जिससे उनको व्यापार करने में आसानी हो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम। फिर चौथा आ जाता है धौलावीरा। धौलावीरा में हम देखते हैं क्या क्या हुआ। इसका स्थिति भी वर्तमान में जो है गुजरात में है। लोथल और धौलावीरा प्रेजेंट टाइम में अगर पूछा जाए कहाँ पे है तो ये दोनों गुजरात में है। इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं, ठीक है। फिर यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। यह पहला ऐसा जगह है, शहर है, मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में जो किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। फिर उसके बाद में आता है कि यह शहर 3 भागों में विभाजित है, मतलब 3 भागों में बटा हुआ है, पूर्व में, मध्य में और पश्चिम में। फिर देखते हैं कि यहाँ से 16 कृत्रिम मतलब होता है जो हम निर्माण स्वयं करते हैं, कृत्रिम जलाशय मिले हैं, ठीक है। यहाँ से 16 जलाशय मिले हैं। हम 5वां देखते हैं कि चंदहुड़ो। इसको देखते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ है। इसकी स्थिति भी वर्तमान में सिंध में है, जो कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है सिंध। फिर उसके उत्खननकर्ता कौन है तो ये एनजी मजूमदार जो है, जो वो चंदहुड़ो के कौन है उत्खननकर्ता। फिर इनकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी। जो मजूमदार जी हैं एनजी, इनकी हत्या जो है डाकुओं ने मिलकर कर दी थी। फिर यह एक औद्योगिक नगरी थी। औद्योगिक मतलब जहाँ पे व्यापार होता था, जहाँ पे अनाज उगाए जाते थे, जहाँ पे आयात निर्यात किया जाता था, उसी को हम औद्योगिक कहते हैं। फिर मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं, लोथल में भी मिले थे और यहाँ चंदहुदड़ो में भी मिले हैं। फिर इसके बाद में आते हैं कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य, मतलब जो कुत्ते का पंजा, जो उसका पैर होता है, कुत्ते का पंजा जो और बिल्ली का पंजा बनाया गया था। इससे यह मिलता है, हमको प्रतीत होता है कि जो कुत्ते हैं वो बिल्ली को मतलब पीछा कर रहे हैं उनकी। फिर इसके बाद में आता है जो नीचे है कि सुरकोटा, 6वां जो है वो है सुरकोटा। सुरकोटा में क्या है, इसको सुरकोटा कहते हैं या तो इसको सुरकोटदा कहते हैं, ठीक है। ये एक ही है। इसकी स्थिति वर्तमान में गुजरात में ही है। और घोड़े की हड्डियां मिली हैं सुरकोटा में। सबसे मेन अगर पूछा जाए कि क्या मिली है तो घोड़े की हड्डियां मिली हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का भी ज्ञान नहीं था, ठीक है। और इसके बाद में आता है, फिर इसके बाद में आता है जो 7वां है हमारा कुनाल, तो जो कि हरियाणा में है वर्तमान में। ये चांदी के 2 मुकुट मिले हैं यहाँ पे। और 8वां दैमाबाद, तो ये महाराष्ट्र में मिलता है। इसमें धातु का रथ मिला है। धातु मतलब कि जैसे सोना, चांदी, टिन, लोहा, आयरन हो गया, बॉक्साइड हो गया, ये सब धातु है। इसमें हमको धातु का जो है रथ मिला है, इसका साक्ष्य मिला है। फिर रोजदी जो कि गुजरात में है, ये हाथी के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद में 10वां आ जाता है रोपड़। ये रोपड़ इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। ये कहाँ है, पीवी पंजाब में है प्रेजेंट में। और ये मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले, कि जो मनुष्य रोपड़ में ये मिला है कि जहाँ पे मनुष्य दफनाए जाते थे वहीं भी उन्हीं के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। फिर कालीबंगम में क्या मिले हैं, कालीबंगम में देखते हैं एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, 6 बार छेद किए गए हैं। अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सक का भी ज्ञान था, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में जिसको पोस्टमार्टम हम बोलते हैं उसी समय का शल्य चिकित्सक जो ज्ञान था, क्योंकि एक ही खोपड़ी में उनको 6 बार छेद किया हुआ मिला है। इससे यह प्रतीत होता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे उनको चिकित्सक का भी ज्ञान था। फिर उसके बाद में नगर नियोजन देखते हैं। तो नगर नियोजन कैसा था, तो नगर नियोजन, यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी। और यह अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर आता है कि नगर 2 भागों में बटे हुए थे। पहले पूर्वीय भाग, जो यह आवासीय भाग होता था, और पश्चिमी भाग, यह हिस्सा दुर्गीकृत होता था एवं ऊंचे ऊंचे टीलों पर स्थित होता था, ठीक है। फिर इसके बाद में आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 2 ही हम जल्द ही लेके आएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। और कैसा रहा वीडियो हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।